हेलो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राइज ऑफ मराठा। जो अभी तक हम लोगों ने देखा, क्या देखा? राइज ऑफ मराठा में अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से साहू और भाड़ूपंत पिगले और उनका दूसरा नाम था बालाजी विश्वनाथ, किस तरह से साहू और बालाजी विश्वनाथ जो है वो मराठा सुप्रीमेसी ला पाते हैं और मराठाओं का किंगडम आता है। औरंगजेब के मरने के बाद किस तरह से मराठा राइज करता है। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है बालाजी विश्वनाथ का, ये कब से कब तक है? तो 1713 से लेके 1720 तक। देखिए, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। देखिए, पार्ट 1 मराठा किंगडम का आपको मिल जाएगा राइज ऑफ मराठा का प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप देख लें। और मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे चल रहा है स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर की बुक है और उसी से मैं ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप उस बुक को फॉलो करें। तो अभी तक हम लोगों ने देखा साहू और बालाजी विश्वनाथ की राइज होती है 1713 से लेकर 1720 का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बालाजी विश्वनाथ के बारे में करते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा सिस्टम लाया और साथ में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस टाइम लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मायने रखता था और सोर्स ऑफ इनकम, रियल सोर्स ऑफ इनकम तो लैंड था। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने से ज़्यादातर पावर किसके हाथ में आ गया था? जी हाँ, बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आ गया था। और इस तरह से पेशवा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा को क्या किया था? हेरिडिटरी बना दिया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या। तो उनके टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ये था कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाई थी, जिसका नाम है हिंदू पद शाही। ठीक है, हिंदू पद शाही ये क्या है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हिंदू पद शाही का मतलब है कि हिंदुत्व को बढ़ाना है और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो हिंदुत्व प्लस मराठा राइज। ठीक है, किस तरह से मराठा किंगडम को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, इस बात पे उन्होंने फोकस किया था। तो हिंदू पद शाही कॉन्सेप्ट आने से क्या प्रॉब्लम आई और कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट और ये जो बातें हैं मैं बता रही हूँ स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की, ये मेरी अपनी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, उस टाइम मुगल राज्य जो है वो डिक्लाइन हो रहा था और इस कारण मुगल रूल के डिक्लाइन होने के कारण जो आसपास के क्षेत्र थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ऐसे में उन क्षेत्र को अपने में मिलाने के लिए मराठाओं ने एक पॉलिसी अपनाई, जिसका नाम है हिंदू पद शाही, और मराठा किंगडम की राइज होगी और जो भी आसपास के राज्य हैं उनको मिलाना है। तो इससे एक प्रॉब्लम आई जो कि इस कॉन्सेप्ट में आई, वो क्या था? वो था फ्रेंड ऑफ नन एंड एनिमी ऑफ ऑल। कहने का मतलब है कि सभी से दुश्मनी कर बैठे थे वो लोग और अब उनका कोई दोस्त नहीं रहा था। तो ऐसे में मराठाओं का जब ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध हुआ तो कोई भी उनके साथ नहीं था। तो ये बहुत बड़ी इशू आई थी उस टाइम। तो आपने देखा कि किस तरह से हिंदू पद शाही कॉन्सेप्ट आने से मराठा किंगडम तो बढ़ा था, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी थी, लेकिन दुश्मनी भी बढ़ गई थी और मराठाओं थोड़े वीक हो गए थे ब्रिटिशर्स के सामने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मराठा किंगडम जो है वो बढ़ने लगा था आसपास में क्षेत्र में और ये एक राइजिंग टाइम था। लेकिन ये भी देखा गया कि उसके कोई दोस्त नहीं थे। तो फ्रेंड ऑफ नन एंड एनिमी ऑफ ऑल कंसेप्ट हम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन कुछ प्रोमिनेंट मराठा किंगडम के नाम आपको पता होने चाहिए, जो कि उस टाइम क्योंकि राइज हो चुका था। तो प्रोमिनेंट जो कुछ मराठा किंगडम है उनके नाम थोड़े देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आएगा गेकवाड ऑफ मराठा ऑफ बड़ौदा। तो बड़ौदा में इनका किंगडम बनता है और उसका नाम है गेकवाद ऑफ बड़ौदा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आएगा वो आएगा भोसले ऑफ नागपुर। ठीक है, भोसले ऑफ नागपुर। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पेशवा ऑफ पूना। ठीक है, पेशवा ऑफ पूना। तो आपने देखा कि किस तरह से बड़ौदा, नागपुर, पूना में इनका कंट्रोल होता है। आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बड़ौदा, पेशवा और नागपुर में इनका कंट्रोल होता है। आगे ये भी देखेंगे कि और कौन कौन से प्रोमिनेंट किंगडम है जो इम्पॉर्टेंट है। तो वो है सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। तो याद रखें, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। उसके अलावा
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है होलकर ऑफ इंदौर। तो इन सारे क्षेत्र में उनका कंट्रोल बढ़ जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर, पुणे, इन सब में इनका कंट्रोल हो जाता है और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये राइज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो नो डाउट वो बहुत पावरफुल थे और उनका समय भी मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं क्या समय बताया था मैंने। आगे हम लोग बढ़ेंगे, उनके बेटे आएंगे जिनका नाम है बाजीराव। बाजीराव का समय था 1720 से लेके 1740। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजीराव जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस लिए और काफ़ी रिनाउंड थे। इन पे मूवी भी बनी है, बालाजी बाजीराव, एक मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी। ठीक है, बाजीराव के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वो थे कैसे राजा थे, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, राजा नहीं थे, वो पेशवा थे। ठीक है, वो क्या थे, पेशवा थे। पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने देखा कि किस तरह से पेशवा का पावर बढ़ चुका था। वो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे थे और साथ में कमांडर इन चीफ भी थे, तो उनका पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसलिए हम लोग बाजीराव के बारे में पढ़ रहे हैं। वो पेशवा थे, वो किंग नहीं थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। बाजीराव के समय की बात की जाए तो बाजीराव के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हुए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए जो कि यादगार है। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुगल साम्राज्य पे अटैक किया था। ये कैसे, तो इन्होंने दिल्ली पे अटैक किया था। तो दिल्ली पे सबसे पहले अटैक करने वाले कौन थे, बाजीराव। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजीराव वॉज द फर्स्ट हु एनेक्स दिल्ली। और जी हाँ, दिल्ली में इनकी जीत भी होती है और वो मुग़ल राजा को हरा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में इनकी जीत होती है और वो मुग़ल राजा को हरा देते हैं। ऐसे में क्या होता है, आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बाजीराव ने दिल्ली को हरा दिया और मुग़ल को हराने के बाद दिल्ली पे इनका कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वो दिल्ली को नहीं कब्जा करते हैं और ख़ुद को एम्पायर डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम मुग़ल के सपोर्ट में बहुत सारे राजा थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो इनको 7 सूबा गिफ्ट किया जाता है मुग़ल राजा के द्वारा। ये जो 7 सूबा का जो टैक्स रेवेन्यू है ये कलेक्ट करेंगे ये। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बाजीराव की। तो याद रखिए 7 सूबा लैंड टैक्स रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेंगे, बाजीराव। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बाजीराव आगे बढ़ते हैं और 7 सूबा का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनको प्रोविज़न मिलता है, किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा। तो आगे की कहानी आगे देखते हैं।